हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता। आज इस वीडियो सीरीज MIQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थर्ड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूँ थर्मोकेमिस्ट्री मीन्स थर्मोडायनेमिक्स का ही एक पार्ट है थर्मोकेमिस्ट्री, जिसमें एनर्जेटिक्स मतलब कि डेल्टा एच, हेल्स लॉ, इस टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। उसके 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस साल की नीट एंड JEE में आने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चंस, और इसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट प्लस टॉपिक का रिवीजन, इस चीज़ पर हमको फोकस करना है। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी कंडीशन है कि इस क्लास को फिजिकल क्लास की तरह लेना है। क्या करना है, सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस मैं बताऊं उनके आपको नोट्स बनाना है। दूसरा, बहुत कूल होकर इस वीडियो को देखना है। अगर आप जल्दी में हैं तो प्लीज़ आप इसको क्विट करके अभी बंद कर दीजिए, जब आप फ्री हो तब आप इसको देखिएगा। तो ये छोटी छोटी कंडीशंस को आप फॉलो करेंगे तो मेरी इन क्लासेस का बेनिफिट 100% आपको मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी की सारी MIQs आपको मिलती रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का है वो है, इफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मेथेन इज 55 किलोजूल पर ग्राम, देन what would be the heat of combustion of methane। मतलब कि उसने हमको मेथेन की कैलोरीफिक वैल्यू दी है और वो पूछ रहा है कि इसकी हीट ऑफ कंबसन, दहन की ऊष्मा या हीट ऑफ कंबसन क्या है, डेल्टा HC, ये पूछ रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए और बहुत इजी भी है क्वेश्चन। तो पहले समझते हैं कि क्या होती है कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कोई भी चीज़ को जलाया, बर्न किया और उससे जो हमको हीट मिली। बट कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो यूनिट होगी, ऊपर तो किलो जूल, किलो कैलोरी जो लेना ले सकते हैं, बट नीचे ग्राम होगी। मतलब कि कुल मिला के 1 ग्राम सब्सटेंस को बर्न करने पर जो हीट मिलती है उसे ही कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। मतलब कि उसने 1 ग्राम के लिए आपको दिया है, किसका मतलब कि 1 ग्राम मेथेन को हीट करने पर 55 किलो जूल हीट मिलती है। वो पूछ रहा है आपसे हीट ऑफ कंबसन या फिर, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि हीट ऑफ कंबसन नॉर्मल भी इंपॉर्टेंट होता है। इसको डेल्टा HC, डेल्टा H मतलब रिएक्शन का डेल्टा H और C मीन्स कंबसन या दहन की ऊष्मा भी बोलते हैं या दहन की एंथैल्पी। तो ये बता, तो ये होता है किलो जूल पर मोल, बस अंतर ये है। तो डेल्टा HC किलो जूल पर मोल होता है। हाँ, इसको आप किलो जूल की जगह कुछ और कन्वर्ट कर सकते हैं, बट नीचे मोल ही रहेगा, ये इसमें कंडीशन है। चेक कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या है, 1 ग्राम मीथेन गिविंग एनर्जी ऑन हीट कितनी देता है भैया, 55 किलो जूल। 1 ग्राम देता है 55 किलो जूल। तो फिर 1 मोल कितना था, 1 मोल ब्रैकेट में लिख दूंगा क्या, 16 ग्राम। मेथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4 होता है। CH4 में 12 कार्बन का और 4 हाइड्रोजन के, 4 मतलब 16 ग्राम CH4 गिव्स कितना देगा, 55 का अपन 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 55 का 16 में करेंगे। अरे ये कैसे होगा, बहुत इजीली होगा। पहले 16 का 5 में करेंगे या 50 में करेंगे। 16 का 5 में करते हैं तो 80 और 50 में करेंगे तो 800। तो फिर 800 तो हो ही गया, ऊपर से 55 है, मतलब 16 का फिर से 5 में करेंगे 80, तो बोल सकते हैं 880 आएगा। 880 किलो जूल ये आंसर होगा। तो कुल मिला के कि 1 मोल मेथेन हमको कितनी हीट देगा, 880 किलो जूल। तो ये इसका डेल्टा HC भी हो गया, हीट ऑफ कंबसन भी हो गया। बट अगर ये दे रहा है तो इसको माइनस में मानेंगे। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर उसने आपसे कैलोरी में पूछा है। तो एक कन्वर्जन भी हमको आना चाहिए। कन्वर्जन में क्या होगा कि 1 जूल इज इक्वल होता है, नहीं पहले बोलूँगा 1 कैलोरी इज इक्वल होता है 4.2 जूल। तो फिर 1 जूल क्या हो जाएगा, 1 जूल इज इक्वल हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी। सॉल्व करेंगे, 4.2 का इसमें देंगे तो अप्रोक्सीमेट 0.24 आएगा, 0.24 कैलोरी। इसको कन्वर्ट कर दूंगा कैलोरी में तो 880 इंटू 0.24, जूल को कन्वर्ट किया है, किलो को नहीं किया, तो किलो की जगह रखूँ किलो कैलोरी।
880 का 0.24 में मल्टीप्लाई करेंगे, वो कैसे करेंगे, बहुत इजी। 0.24 में नहीं करेंगे अपन, तो 0.25 में करेंगे, मतलब 1/4, चौथाई कर देंगे 1/4। तो 800 का 1/4, 280 का 1/4, 20। तो वैसे तो 220 होना चाहिए आंसर, बट अपन को पता है कि 0.25 नहीं 0.24 था, तो थोड़ा कम कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली 212 किलो कैलोरी के आसपास ये आंसर रहने वाला है, 212 किलो कैलोरी। तो ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ सारा कंसेप्ट भी आना बहुत जरूरी है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये न्यूट्रलाइजिंग एनर्जी के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन गिव मैक्सिमम न्यूट्रलाइजिंग एनर्जी। यहाँ रिएक्शन लिखना रह गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन गिव्स मैक्सिमम न्यूट्रलाइजिंग एनर्जी, मतलब कि 4 रिएक्शन उसने दी है और वो पूछ रहा है कि इनमें से सबसे ज़्यादा न्यूट्रलाइजिंग एनर्जी किस में मिलेगी। तो बहुत ही सिंपली अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट सिंपली करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, वो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब मिलता है तो सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट प्लस H2O निकलता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब मिलता है तो सॉल्ट बनता है और H2 निकलता है। और इससे जो हमको डेल्टा H मिलता है वो मिलता है माइनस इसलिए क्योंकि हीट निकलती है 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। ये आप ध्यान रखिएगा, इससे आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे इस कंसेप्ट के लिए। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को जब न्यूट्रलाइज करता है, या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन को ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और उससे सॉल्ट बनता है और H2 निकलता है। रिएक्शन को हमको बैलेंस करना होता है और डेल्टा H हमेशा उसकी फिक्स है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ने स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन की है तो जो हीट निकलेगी वो कितनी होगी, 13.7 माइनस क्या बता रहा है, हीट निकल रही है। डेल्टा H की फॉर्म में निकलने वाली हीट जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें माइनस लगाते हैं, माइनस 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, मतलब कि 1 इक्विवेलेंट से मिलेगी 13.7 किलो कैलोरी, नॉट 1 मोल। ध्यान रखिएगा, नॉट 1 मोल, 1 मोल से नहीं, 1 इक्विवेलेंट से। इक्विवेलेंट क्या होता है अभी मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताऊंगा उसके बारे में। सबसे पहले अपन देखते हैं कि कंसेप्ट हमको पता चल गया है, तो देखते हैं क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, यस है। क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यस स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, इससे सॉल्ट बना, ये H2O बना, तो इसका डेल्टा H क्या होगा, पूछना नहीं है बस, माइनस 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। सर ये 1 इक्विवेलेंट ही है, ये कैसे पता चलेगा, तो ये ऐसे पता चला 1 इक्विवेलेंट ही है कि अभी मैं इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बताऊंगा। इक्विवेलेंट का सबसे पहला एक फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। एक इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट को हिंदी में तुल्यांक कहते हैं, तुल्यांक का इक्विवेलेंट इज इक्वल होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और एक होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और एक और होता है मोल इनटू बैलेंसिंग फैक्टर। आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है फिलहाल। एक और फॉर्मूला है वैसे, लेकिन अभी ज़्यादा फॉर्मूला बताऊंगा तो आप भूल जाएंगे। सॉल्यूशन टॉपिक जब आएगा, सॉल्यूशन टॉपिक की MIQ बताऊंगा तो उसमें इक्विवेलेंट के ऊपर डिटेल में आपको समझाऊंगा। कोई ऐसा क्वेश्चन मैं निकालूंगा जिससे आपको इक्विवेलेंट का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। पर फिर भी इतना याद रखेंगे, इक्विवेलेंट को हिंदी में तुल्यांक कहते हैं, और नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को जब मल्टीप्लाई करते हैं NB तो उससे इक्विवेलेंट निकल जाते हैं, या फिर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट करते हैं तो निकल आते हैं। और सबसे इजी जो आपको सबसे ज़्यादा इजीली यूज हो जाएगा, मोल इनटू बैलेंसिंग फैक्टर। तो इसका मैं देखता हूँ इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 मोल है और बैलेंसिंग फैक्टर भी इसका 1 है। जैसे H पे 1 प्लस आएगा, Cl पे -1, तो जनरली पता चल जाएगा बैलेंस फैक्टर 1 है, तो ये 1 इक्विवेलेंट है, 1 ही मोल है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो माइनस 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, या मोल भी, क्योंकि 1 इक्विवेलेंट और 1 मोल एक के बराबर है। अब देखते हैं इसमें अपन, आप इक्विवेलेंट पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि अपना टॉपिक कुछ और है आज। अब ये है HCN जो होता है बीक एसिड होता है, क्या होता है, बीक एसिड, बीक एसिड होता है HCN, और ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से तो इतना मिलता था, अब इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे बीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, तो डेल्टा H जो भी होगा वो इतना पता है कि 13.7 किलो कैलोरी से कम होगा। तो मैक्सिमम पूछा था उसने, तो ये वाला आंसर तो नहीं है, गलत हो गया।
अब देखते हैं ये वाला H2SO4, ये H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये सॉल्ट बन गया, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, सॉल्ट बन गया, तो इसका डेल्टा H क्या होगा? तो डेल्टा H तो 13.7, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो डेल्टा H तो 13.7 ही होगा। बट ये चेक कर लें, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डेल्टा H तो -13.7 किलो कैलोरी ही होगा, बट पर इक्विवेलेंट, ये बात सही है। बट यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कितने इक्विवेलेंट है, तो इसके अंदर 2 इक्विवेलेंट है। चेक करते हैं कैसे, मोल इंटू बैलेंसी फैक्टर, तो इसका मोल कितना है? 1, मोल कितना है? यहाँ पर 1 है, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे आपके? मोल इंटू बैलेंसी फैक्टर। तो मोल कितना है इसका? मोल 1 है, और बैलेंसी फैक्टर H2SO4 का 2 होता है, 2 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया? 2 इक्विवेलेंट। तो कुल मिला के 2 इक्विवेलेंट है, तो इसी रिएक्शन के लिए डेल्टा H में लिख सकता हूँ, इसका डबल कर देंगे, -27.4 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ H2SO4। मतलब कि H2SO4 के 1 मोल से हमको इसका डबल मिलता है 27.4। क्यों? क्योंकि H2SO4 के अंदर 2 इक्विवेलेंट्स होते हैं। तो ये भी पता चल गया कि इस वाली रिएक्शन में एनर्जी इससे भी ज़्यादा है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचा रह गया लास्ट वाला ऑप्शन। लास्ट वाला ऑप्शन है H2CO3 2KOH। तो H2CO3 क्या है? वीक एसिड होता है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो भाई बस क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, भले ही यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट हैं, H2CO3 2 इक्विवेलेंट वाला है, बट इसका डेल्टा H जो होगा वो -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट से कम होगा। मतलब कि थर्ड वाले से कम ही इसका आंसर आने वाला है। क्लियर है? तो इसमें मतलब ये भी गलत हो गया, तो आंसर हो गया हमारा थर्ड। तो इस तरीके से अपन पता कर सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन की एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होने वाली है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये फंडा है, जो आप याद रखेंगे तो बहुत सारा आपका काम अपने आप बन जाएगा। और ये इक्विवेलेंट के फॉर्मूले जरूर याद रखना। 4 फॉर्मूले होते हैं इक्विवेलेंट के, उसमें से एक नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और मोल इनटू बैलेंसी फैक्टर। ये सबसे कॉमन है। एक और होता है, बट वो मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप जरूर याद रखेंगे। इक्विवेलेंट के ऊपर मैं सॉल्यूशन टॉपिक में आपको और डिटेल में बताऊंगा। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोग डेल्टा H फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशन की हीट एंड बाइंडिंग एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी, ये दोनों टाइप के मिक्स कंसेप्ट का क्वेश्चन है। दोनों टाइप के कंसेप्ट को हम देखने वाले हैं इसमें। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड, Cl बॉन्ड, Cl बॉन्ड एंड HCl बॉन्ड इज 435, 192 एंड 364 किलो जूल, मतलब उसने 3 अलग अलग बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी दी है या बाइंडिंग एनर्जी भी दी है। कैलकुलेट द डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो बोल रहा है कि HCl का डेल्टा H फॉर्मेशन फाइंड करें। तो डेल्टा H फॉर्मेशन, देखिए बाइंडिंग एनर्जी भी दी है और डेल्टा H फॉर्मेशन भी, दोनों का एक कंबाइंड मिक्सअप है। देखते हैं कैसे करेंगे। तो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन हो, आज मैंने इसमें डेल्टा H फॉर्मेशन दिया है, हो सकता है वो आपसे डेल्टा H कंबसन पूछ ले या कुछ और पूछ ले। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप उसकी रिएक्शन लिखिए। तो मैं HCl के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखूंगा, HCl के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखूंगा। तो ध्यान रखिएगा, HCl के फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन की जब रिएक्शन लिखी जाती है तो ऐसे ही नहीं कि कुछ भी उठा के रख दिया, तो वो चीज़ें लेनी पड़ती है। तो क्या क्या लेते हैं, देखो HCl की, तो मैंने H लिया और Cl लिया। क्या ये डेल्टा H फॉर्मेशन HCl की है? नहीं है, क्योंकि फॉर्मेशन की रिएक्शन में अनस्टेबल चीज़ें नहीं लेते। H माइनस ले लूँ, Cl माइनस ले लूँ, फिर HCl बना लूँ। क्या ये HCl के फॉर्मेशन की रिएक्शन है? नहीं है, क्योंकि फॉर्मेशन की रिएक्शन में ये स्टेबल चीज़ें लेते हैं, H प्लस और Cl माइनस नहीं ले सकते। ठीक है, तो स्टेबल चीज़ें लेते हैं, तो सीधी बात है H2 ले लेता हूँ और Cl2 ले लेता हूँ, H2 तो ये बन गया 2HCl। ये फॉर्मेशन की रिएक्शन है? नो, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फॉर्मेशन की रिएक्शन में ऑलवेज 1 मोल का फॉर्मेशन होता है। हमेशा 1 मोल के लिए ही आपको है ना उसको एक्सप्लेन करना है, तो इसलिए ये भी नहीं है। अच्छा, तो अब और थोड़ा इसको सही करते हैं। HCl 1 मोल ही रखा, इसको 1/2 H2 ले लिया और 1/2 Cl2 ले लिया। अब है यस, अब है फॉर्मेशन की रिएक्शन। तो फॉर्मेशन की रिएक्शन बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्या कंडीशन है कि भैया जो प्रोडक्ट बन रहा है, जिसकी फॉर्मेशन की रिएक्शन है वो 1 मोल होना चाहिए। दूसरा, उसका फॉर्मेशन
जिन चीज़ों से हो रहा है उनकी स्टेबल चीज़ें होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का स्टेबल फॉर्म H2 होता है और गैसियस फॉर्म, गैसियस लिख दूंगा तो और ज़्यादा सही है। क्लोरीन का स्टेबल फॉर्म Cl2 होता है और गैसियस फॉर्म, तो ये इसके फॉर्मेशन की रिएक्शन है। ओके, अब वो बोल रहा है, मतलब कि ऊपर की तीनों रिएक्शन गलत है, अब वो बोल रहा है कि ये फॉर्मेशन की रिएक्शन है, तो इस फॉर्मेशन की रिएक्शन का डेल्टा H क्या है? तो ये फॉर्मेशन की रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा, इस रिएक्शन का जो डेल्टा H, R फॉर रिएक्शन, वही डेल्टा H फॉर्मेशन होगा। मतलब कुल मिलाकर मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालना है। तो इस रिएक्शन का डेल्टा H जब भी निकालते हैं तो वैसे हमेशा प्रोडक्ट की टोटल एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की टोटल एंथैल्पी करते हैं। बट पूरे थर्मोकेमिस्ट्री में दो ऐसी जगह हैं, हीट ऑफ कंबसन जब दी गई हो या फिर बॉन्ड एनर्जी दी गई हो, क्योंकि दोनों चीज़ें तोड़ने की बातें करते हैं। हीट ऑफ कंबसन दी गई हो या फिर बॉन्ड एनर्जी दी गई हो। मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक होती है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। हीट ऑफ कंबसन दी गई हो या फिर बॉन्ड एनर्जी दी गई हो, अगर ये चीज़ें दी गई हैं तो कभी भी रिएक्शन का जो डेल्टा H रिएक्शन जो होती है वो क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ना होकर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। ये सिर्फ दो चीज़ों में उल्टा है। कौन सी दो चीज़ों में? हीट ऑफ कंबसन और बॉन्ड एनर्जी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। तो बस अब मैं कर दूंगा, हो गया क्वेश्चन। अब क्या है, बॉन्ड एनर्जी मुझे रिएक्टेंट की निकालनी, तो दो रिएक्टेंट है तो मैं लिख दूंगा दोनों को अलग अलग। पहला 1/2 इंटू H2 की कितनी है, H2 की है 435 पर मोल में ही लेते हैं, और 1/2 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 1/2 प्लस Cl2 की 1/2 इंटू कितना है 192, ये आपका है, माइनस प्रोडक्ट की कितनी है, प्रोडक्ट की है कितनी है 364। बस सॉल्व कर लूँगा तो ये इस 217.5, 400 का 200, 35 का 17.5 प्लस अगर 190 का आधा होता है 95 और 2 है तो 96 माइनस 364, इन दोनों का प्लस कर लूँगा। अरे 200 में 96 जोड़ दूंगा 296, मैं 17 जोड़ दूंगा, 96 में 17 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 313.5, आप चेक कर लीजिएगा, माइनस 364। बस हो गया। माइनस की वैल्यू बड़ी है तो इसमें से घट जाएगा। अगर ये 14 होता तो आता 50, पर ये 14 नहीं है तो माइनस का 50.5। तो डेल्टा H रिएक्शन क्या है, माइनस का 50.5। मतलब कि माइनस ये बता रहा है कि हीट निकलेगी इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में, और 50.5 किलो जूल पर मोल निकली। मतलब कि HCl के 1 मोल के फॉर्मेशन में 50.5 किलो जूल की एनर्जी निकलेगी। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें स्ली मिस्टेक के जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं। पहला तो फॉर्मेशन के रिएक्शन अपन को बनानी होती है, फॉर्मेशन की रिएक्शन, इसलिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट जनरली फॉर्मेशन की रिएक्शन में होता है। बट यहाँ पे अपन को इस रिएक्शन का डेल्टा HR जो निकाल रहे हैं वो बॉन्ड एनर्जी से निकाल रहे हैं, इसलिए रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लगाएंगे। दूसरा, इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, तो बहुत अलर्ट होकर कैलकुलेशन कीजिएगा। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना सीखिए। जैसे मैं कैलकुलेशन करता हूं तो मैं बोलता हूं, एक्सप्लेन करता हूं कि इसका आधा ये होगा तो इतना जोड़ता। अगर आप उन स्टेप्स को सुनेंगे 20-25 बार तो मैं आपको बता रहा हूं आपके अंदर वो चीज़ें आने लगेंगी कि आप भी कैलकुलेशन फास्ट कर सकें। कैलकुलेशन फास्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा हेस लॉ के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि थर्मोकेमिस्ट्री की, पूरी थर्मोकेमिस्ट्री की जान है। आइए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ गए हैं इस थर्मोकेमिस्ट्री या एनर्जेटिक्स टॉपिक के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर। उसका नाम है हेस लॉ, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अभी तक देखे गए हैं इस टॉपिक से वो हेस लॉ के ऊपर ही देखे गए हैं। तो हेस लॉ क्या होता है, पहले हेस लॉ को थोड़ा सा शॉर्ट पे हम लोग समझेंगे कि उसकी क्या नीड है और क्यों उसको लगाते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो हेस लॉ क्या है, जैसे मान लीजिए आप कि ए से हमको बी बनाना है, मान लिया कोई सब्सटेंस ए से बी बनाना है, और ए से बी बनाने में जो डेल्टा H आता है वो डेल्टा H है। बट ए से बी को डायरेक्ट बनाना बहुत कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है, इजीली नहीं बनाया जा सकता। तो अपन ए से सी बना लें और सी से बी बना लें, वो हो सकता है ईजी है। तो इसका डेल्टा H यहाँ इस चेंज के बीच का जो डेल्टा H होगा उसको डेल्टा H1 और इस डेल्टा H को डेल्टा H2 मानेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा H
ये वाला डेल्टा एच और इन दोनों का डेल्टा H1 H2 का टोटल है। मतलब कि हेस लॉ कहता है कि कोई भी कन्वर्जन आप डायरेक्ट करिए या फिर उसको मल्टीपल स्टेप्स में कीजिए, कोई भी कन्वर्जन को आप डायरेक्ट कीजिए या फिर मल्टीपल स्टेप्स में कीजिए, उसका नेट या टोटल डेल्टा एच सेम ही रहने वाला है। तो ये बताता है हेस लॉ। इसके क्वेश्चंस को करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव मेथड जो थोड़ा सा बड़ा होता है, और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव मेथड जो कि ट्रिकी होता है, और उस ट्रिकी मेथड से क्वेश्चंस मुझे लगता है 1 मिनट भी नहीं लगता, पूरा 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है। तो वो ट्रिक ही आज हम सीखने वाले हैं इन क्वेश्चंस में। मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा हेस लॉ के, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही बहुत बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड हैं, और फिर उसके बाद में ट्रिक के 2 छोटे से रूल बताऊंगा, तो आपकी वो ट्रिक कभी भी फेल नहीं होगी। आइए देखते हैं क्या है वो कंसेप्ट हमारा। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है P से 2Q बनाते हैं, P से 2Q बनाते हैं तो डेल्टा H जो है वो A है, मतलब हमको डेल्टा H A मिलता है, और Q से R बनाते हैं तो डेल्टा H B है, S से R बनाते हैं तो डेल्टा H C है। ये इमेजिनरी क्वेश्चन है, मैं आपको वैल्यू वाला भी दूंगा उसमें कुछ नया ऐड करके। S से R बनाते हैं तो डेल्टा H C है, तो वो बोल रहा है P से 2S बनाना है, मतलब इन्हीं रिएक्शन का कुछ पार्ट है P से 2S, उसके लिए बता दो। तो देखते हैं क्या है। तो जब भी कभी ऐसे दिया गया हो तो पहले तो इनके बीच में लिंक बिठाना होता है, बट अभी अपन उसको बाद में समझेंगे। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की फाइनली जो ट्रिक है जिससे 2 मिनट में सही हो जाएगा वो करते हैं। सबसे पहले देखेंगे P इन रिएक्शंस में कहाँ है। यहाँ पर है, रिएक्शन 1 में है, तो मैं बोलूँगा कि इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ मेरी क्या है, मेरी डिजायर्ड रिएक्शन ये है, तो मुझे सिर्फ इसको देखना है 2S। तो 2S इस इन इक्वेशंस में कहाँ है? 2S तो नहीं है बट S है, S है तो S है बट कहाँ है? S इस साइड में, अपन को चाहिए कहाँ? प्रोडक्ट में, लेकिन S कहाँ है? रिएक्टेंट में। तो मैं इसको रिएक्शन को उल्टा कर दूंगा, माइनस इक्वेशन 2, बट मुझे तो S नहीं 2S चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 का मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। फिर समझिए क्या किया मैंने। इक्वेशन 1 P चाहिए मुझे, P कहाँ है? इक्वेशन 1 में, मैंने रिएक्टेंट में है P और यहाँ पर भी रिएक्टेंट में है, तो मैंने इक्वेशन 1 चुपचाप से लिख दिया। फिर मुझे चाहिए 2S, S कहाँ पर है? S इक्वेशन 3 में है, इक्वेशन 3 में है S, बट कहाँ है? रिएक्टेंट की साइड में है, मुझे चाहिए प्रोडक्ट की साइड में। अपोजिट होने के कारण मैंने क्या लगाया? माइनस, और मुझे S नहीं 2S चाहिए यहाँ पर, जबकि S था, तो मैंने इस थर्ड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब कुछ बचा है क्या? कोई रिएक्शन बची है क्या? हाँ बची है। कौन सी? सेकंड रिएक्शन बची है, सेकंड रिएक्शन बची है, और सेकंड रिएक्शन कहीं ना कहीं इनका पार्ट है, तो फिर सेकंड रिएक्शन जो बची है उसको ऐसा का ऐसा लिख दो, इक्वेशन 3, सॉरी इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। फिर आप देखेंगे इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 में A है का डेल्टा H A है, माइनस 2 इंटू इक्वेशन 3 क्या है? C है, और 2 प्लस एक B। तो आंसर क्या हो गया मेरा? A मतलब डेल्टा H क्या हो जाएगा फाइनल? A माइनस 2C प्लस B। तो इस तरीके से ये इसका आंसर आ गया। बट इस क्वेश्चन में मैंने इमेजिनरी वैल्यू दी थी, वो हो सकता है यहाँ पे कुछ मार्क कुछ न्यूमेरिक रख देगा, तो आपको उसको सॉल्व करना होगा। बट एक बार फिर से आप इसको सुन लीजिए, फिर मैं आपको उसके रूल बताऊंगा। P से Q बना, P से 2S उसको ने बोला कि बना दो, P से 2S बनाना है, तो P से 2S बनाने के लिए क्या करा? P चाहिए, तो P इक्वेशन 1 में मैंने इक्वेशन 1 ले ली। फिर मुझे 2S चाहिए, 2S इक्वेशन 3 में है, इक्वेशन 3 में है तो मैंने इक्वेशन 3 ले ली। बट इक्वेशन 3 में जो S था वो अपोजिट साइड में था, मुझे प्रोडक्ट में चाहिए था, रिएक्टेंट में था, तो मैंने माइनस लगा लिया। मुझे 2S चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और बाद में जो बचा रह गया वो क्या रह गया? इक्वेशन 2, तो 1 इक्वेशन 2, टोटल इनके डेल्टा H को उसी साइंस के साथ ऐड कर दिया, तो आंसर आ गया। ओके, बस इस ट्रिक में आपको 2 छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। एक तो कोई भी रिएक्शन को छोड़ना नहीं है जनरली, ठीक है ना, और कोई भी रिएक्शन के डेल्टा H को एक ही बार यूज़ करना है, क्योंकि अभी आएगी इस वाली रिएक्शन में आपको ऐसा नहीं दिख रहा है। और एक और छोटा सा रूल ये भी हो सकता है कि जो कॉमन प्रोडक्ट होता है सभी में, इसमें तो कोई भी कॉमन प्रोडक्ट नहीं है सर, ये है, अरे इस साइड में रिएक्टेंट में कोई भी कॉमन प्रोडक्ट हो तो उसको इग्नोर करना है। अभी अपन देखूंगा, मैं आपको क्वेश्चंस में दिखाऊंगा, ये कॉमन प्रोडक्ट नहीं, मैं इसको प्रूव कर देता हूँ। पहले एक बार थोड़ा सा इसकी सीक्वेंस को समझिए। हुआ क्या है? P से 2Q बन रहा था,
अगर मैं इस रिएक्शन को अपोजिट कर दूं, सॉरी अपोजिट ना, P से 2Q बन रहा था तो देखिए Q से Q कट जाएगा, इसमें जो बना वो यहाँ खर्च हो गया, 2 से रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ तो कट जाएगा, मतलब Q था ही नहीं, P से R बन गया, R बन गया। और इस रिएक्शन को अपन ने उल्टा करके देखा है, उल्टा करके देखा है इस रिएक्शन को उल्टा करके देखा है, तो उल्टा कर दिया ना मैंने थर्ड वाली को, तो R से S बन गया, तो R से S बन, एक और उल्टा कर दूंगा तो एक R से एक S बनता है ना, तो 2R से 2S बनेगा। और यहाँ पे 2R थे, क्यों थे? क्योंकि 1P से 2Q बने थे और एक Q से एक R बनता है, तो 2Q से 2R बनेंगे और 2R से 2S बनेंगे। थोड़ा आप ऐसे सोचेंगे तो पूरा आंसर आपको समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थोड़ा सा इससे और अपग्रेड लेवल का है और मज़ेदार है, बट कंसेप्ट यही है, देखते हैं। तो स्टूडेंट ये है हैश लॉ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके अंदर छिपा है बहुत अच्छा कंसेप्ट, लेकिन है बहुत इजी। तो क्या है? द कन्वर्जन ऑफ A टू B, मतलब A से B बनाना इज़ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, मतलब A से डायरेक्ट B बनाना बहुत डिफिकल्ट है। सो A इज कन्वर्टेड इनटू B बाय अ डिफरेंट बेस, मतलब कुछ दूसरे तरीकों से A को B में कन्वर्ट किया जाता है। फाइंड एंट्रोपी चेंज फॉर A से B, मतलब A से B के कन्वर्जन में एंट्रोपी का क्या चेंजमेंट है, ये अपन को फाइंड करना है। वो बोल रहा है कि A से B को डायरेक्ट बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो कुछ दूसरे तरीक़ों से उसको बनाया जाता है। और इस पूरे चेंजमेंट में A से B बनने में एंट्रोपी का चेंज डेल्टा S क्या है डायरेक्ट, जबकि उसने हमको दूसरे रास्ते दिए गए, उसकी जो स्टेप्स हैं उनके कुछ तरीके, उनकी एंट्रोपी दी गई। डेल्टा S एंट्रोपी चेंजमेंट को कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स आपने देखा होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, वो बोल रहा है कि A से C को चेंज करते हैं तो एंट्रोपी चेंज 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है, जैसे जूल होता है, किलो कैलोरी होता है, कैलोरी होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटी यूनिट होती है। फिर डेल्टा S2 क्या बोला, C से D के कन्वर्जन में 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चेंजमेंट होता है, और डेल्टा S3 B से D में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो वो बोल रहा है हमको तो A से B का चेंजमेंट चाहिए, A से B में डेल्टा S का कितना चेंजमेंट है। हम लगाएंगे अपना हैश लॉ, जब भी मल्टीपल स्टेप्स दिख रही हैं और एक स्टेप के बारे में वो पूछ रहा है, तो क्या होगा, ए कहाँ है भैया, इन सारी रिएक्शन में A कहाँ है, A यहाँ है, तो क्या बोलूँगा मैं, डेल्टा S1। क्या माइनस लगाऊं या नहीं, क्योंकि A हमको रिएक्टेंट में चाहिए और यहाँ पर भी रिएक्टेंट में है, कोई दिक्कत नहीं। अब B देखते हैं, B कहाँ है, B थर्ड रिएक्शन में है, बट थर्ड रिएक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में, मुझे प्रोडक्ट में चाहिए और यहाँ पर रिएक्टेंट में, तो माइनस डेल्टा S3 आ गया क्या आंसर, नहीं। अभी S2 बचा हुआ है और S2 डेल्टा S2 इनके बीच की इंटरमीडिएट स्टेप है, तो मैंने क्या बोला, जो बची रह जाए उसको लास्ट में लिख दो, डेल्टा S2, तो आपका क्या मिल जाएगा, डेल्टा S मिल जाएगा। आपको चेक कर लेते हैं डेल्टा S क्या होगा। डेल्टा S1 है हमारा 60 माइनस 10 प्लस 40, क्या हो जाएगा, 60 में से वैल्यूज़ में थोड़ा चेंज लग रहा है मुझे, डेल्टा S1 60, डेल्टा S2 40 और डेल्टा S3 10, तो 60 में 50 प्लस 40 इज इक्वल 90, तो इस तरीके से 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इसका डेल्टा S आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ इसमें अलग नहीं करना है, आपको कुछ भी इसमें अलग नहीं करना है। अब सुनिए आप मेरी बात, मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा जिसमें मैंने आपको जो बताया कि हैश लॉ के 3 स्टेप्स होते हैं, सॉरी 3 छोटे छोटे रूल्स होते हैं, वो तीनों लग जाएंगे। तो पहले एक बार हैश लॉ के क्वेश्चन कभी गलत ना हो, इसलिए मैं आपको 3 बातें बता रहा हूँ। पहली तो ये कि कभी भी अपन को कोई भी रिएक्शन को छोड़ना नहीं है अगर वो उसकी इंटरमीडिएट स्टेप है। दूसरी बात, अगर कोई भी डेल्टा H है तो उसको उल्टा करके लेना है, अगर ज़रूरत पड़ी तो उल्टा करके आपको लेना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है। और तीसरी है, कोई कॉमन चीज़ है सारी रिएक्शंस में और वो कट नहीं रही है, कोई कॉमन चीज़ है सारी रिएक्शन में और वो कट नहीं रही है, तो उसको इग्नोर करना है। ये जो थर्ड वाला रूल है, मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में देंगे और उसका सॉल्यूशन मैं कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा MIQ 4 का, उसके लास्ट में उसका सॉल्यूशन लगा हुआ होगा, मैं रिटर्न में उसका लास्ट में लगा दूंगा। तो फिर आप एक बार समझ लीजिए, इसमें कोई भी कॉमन चीज़ नहीं। सर है तो D, नहीं है, देखो एक बार आप समझना, A से C बन रहा है, C से D,
तो ए से सी बना, तो सी से डी, तो बोल सकते हैं डायरेक्ट ए से डी बना। अब बी से डी बनता है, उल्टा कर देंगे तो डी से बी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बोल सकते हैं कि ए से बी बन रहा है। तो इस तरीके से बहुत इजीली हो जाएगा, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं इसमें कट रही है रिएक्शन को। अगर अपन थर्ड रिएक्शन को मैं उल्टा करके लिख दूं तो सी से सी कट जाएगा और डी से डी कट जाएगा, सिर्फ रह जाएगा क्या, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। थर्ड रिएक्शन को उल्टा करके लिख दूँ डी से सी, तो देखिए सी से सी कट गया, डी से ये कटे, डी से बी, तो डी से बी बन गया डायरेक्ट। सी से सी कट गया, डी से डी कट गया, तो ए से डायरेक्ट बी बन गया। यही वो बोल रहा था। ओके, तो इस तरीके से आपको सोचना चाहिए। अब मैं आपको देता हूँ नेक्स्ट होमवर्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए, चूँकि हैश लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हैश लॉ का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में देंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें मैंने एक छोटी सी चीज़ ऐड करके दी है, तो आपको सोचना है क्या है। C+O2 से बनता है CO2 और इतनी हीट हमको मिलती है। S+O2 से बनता है SO2 और इतनी हीट मिलती है। तो बोला CH2 और 3O2 से मिलता है CO2 + 2SO2, तब इतनी हीट मिलती है। 3 रिएक्शन उसने इसमें भी दिए हैं। अब वो पूछ रहा है कि डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CH2 बता दीजिए। इस पूरे टॉपिक में मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताए हैं, उन सारे क्वेश्चंस में इस क्वेश्चंस को करने की छोटी छोटी हिंट छिपी हुई है। जैसे डेल्टा H फॉर्मेशन कैसे की रिएक्शन कैसे बनेगी वो आपको समझना है, हैश लॉ को कैसे अप्लाई करना है ये इसमें करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर आप लोग मुझे दीजिए कमेंट में। मैं कल बताऊंगा किसने सही दिया, और कल इस लास्ट में MIQ 4 के लास्ट में मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, जिससे आपको पता पड़ जाएगा इसका सही आंसर क्या है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में MIQ 4 में। थैंक यू।